बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी हैं। ये नवाज़ शरीफ साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब की मुलाकात होने जा रही है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द इम्कान है इस मुलाकात का। इस मुलाकात में क्या हो रहा है? कुछ ऐसा हो रहा है, कोई इतना बड़ा सरप्राइज़ है। ये मुझे एक्सक्लूसिव स्टोरी आज मैं इंशाअल्लाह आप तक पहुँचा रहा हूँ। हैरान हो जाएंगे लोग। सोचा भी नहीं होगा, आपने भी नहीं सोचा होगा कि क्या हो रहा है, अंडर कंसिडरेशन क्या है। ये मुझे अपने ज़राए से पता चला है। बहुत ही अहम ख़बर है भाई। इसके अलावा मैंने ये डिस्कस करना है कि कल फिर हमने देखा कि चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब ने फिर उनको करप्शन के ख़िलाफ़ उनका बोलना और वो जो नैब के तरमीम के ख़िलाफ़ जो इमरान खान साहब की दरख्वास्त है उसमें बड़े अहम कुछ रिमार्क्स आए हैं। इस पे भी बात करनी है। और साथ ही कल इसहाक डार साहब ने भी वही बहुत बड़ा सच सामने ले आए हैं कि ये जनरल बाजवा ने कहा था परवेज़ इलाही साहब से या किसी और ने कहा था। और इसी के साथ ही इसी से यूँ समझ लें कि रिलेटेड कि कल अकबर एस बाबर ने भी कहा, अंसार अब्बासी साहब की एक स्टोरी आई है और अकबर एस बाबर ने कहा है कि किसने रोका हुआ था इमरान खान के ख़िलाफ़ केस। मैंने एक तकरीब में अकबर एस बाबर से सवाल भी किया था इन तमाम स्टोरीज से पहले, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आ जाएं जनाब। सबसे पहले अल्लाह के फजल व करम और आपके तामुन से ज़ीएन न्यूज़ का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। और मैं कभी कभी ना, आप यकीन कीजिए, मायूस तो नहीं लेकिन परेशान हो जाता हूँ। किसी बंदे की नाम नहीं बताऊँगा, हाँ सबूत है मेरे पास सब। कोई चैलेंज करे तो मुझे कोई खदशा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। एक एक चीज़ को वहाँ पे बता भी सकता हूँ, सबूत रखे हुए हैं हमने। किसी बंदे की हेल्प की उन्हीं इलाकों में सैलाब मुतासरीन के फैमिली की, वो रोने लग गए। तो खैर हमने उन्हें तसल्ली दी। हमने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ही, और ये आप लोगों का राइट है। कोई ये आप भीख नहीं मांग रहे, कोई हम आप पे एहसान नहीं कर रहे। बस आप उन लोगों के लिए दुआ कीजिए जो लोग ये दे रहे हैं। तो पूरी की पूरी फैमिली रोने लग गई। तो मैंने पूछा क्या मसला है। मैंने कहा कि जी आप इनका कोई और भी, हम इंशाअल्लाह आपके साथ होंगे, आप बेफिक्र रहें। ख़ानदान का जो सरबराह है वो बहुत सख्त बीमार था, तो इस वजह से कहने लगे भाई इस वजह से रो रहे हैं कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ, हमेशा हमने दिया है लोगों को और आज हमें लेना पड़ रहा है। उन्होंने कोई मैसेज नहीं भेजा था, किसी और ने, थर्ड पर्सन ने हमें बताया था कि इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आप इनकी मदद करें। जब हम वहाँ गए तो इस तरह के गयूर लोग भी हैं। तो जब ऐसी चीज़ें देखते हैं ना, और फिर उसके बाद जो जिस तरीके से वो, मेरी आदत नहीं है कि मैं इस तरह से वो हर एक चीज़ को फिल्मा के, कोशिश तो मैं करता हूँ कि जहाँ हमारी खुद तसाबी रहे कि जी हम बताएं कि जी हम ये काम कर रहे हैं। बाकी किसी की इज़्ज़त नफ्स को पामाल नहीं करना चाहता मैं, भले कुछ भी हो जाए। तो वो इस वजह से मैं नहीं वो करता, लेकिन मैं अपनी आँखों से देखता हूँ, कानों से सुनता हूँ जिस तरीके से वो आप लोगों के लिए झोलियाँ उठा के दुआएं करते हैं ना। तो मेरा ख्याल है आप जहाँ भी पहुँच जाएं, दुआ की ज़रूरत आपको ज़रूर रहती है। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है जनाब, इस पर रब्ता कीजिए। दुखी इंसानियत की खिदमत में आप किस तरह हमारा साथ दे सकते हैं। आ जाएं। स्टोरीज़ बड़ी अहम हैं। कल अंसार अब्बासी साहब की एक स्टोरी आई द न्यूज़ में। उन्होंने कहा कि जनाब बात ये है कि ये जो तोशा खाना वाला केस था ना, फॉरेन फंडिंग वाला, ये रोका हुआ था इस्टेब्लिशमेंट ने। तो ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट, साबका इस्टेब्लिशमेंट। अब ये भी जैसे हमने सुना ना कि MQM पाकिस्तान, MQM लंदन, इसी तरह से अब साबका इस्टेब्लिशमेंट या साबका कंट्रोल टावर, ठीक है ना, उन्होंने रोका हुआ था। जनरल बाजवा साहब और उनके साथ साथ जो लोग थे उन्होंने रोका हुआ था। फैज़ हमीद साहब ने रोका हुआ था, इन जैसे लोगों ने रोका। और ये केस 8 सालों से रुका हुआ था। आपको पता है रिसेंटली इसका फ़ैसला आया, जिस फ़ैसले ने इमरान खान साहब को इंतहाई कमज़ोर किया, जिस फ़ैसले ने इमरान खान साहब की पूरी सियासत का सत्यानाश करके रख दिया। ये फ़ैसला बड़ा मजबूत फ़ैसला था। अच्छा, फॉरेन फंडिंग वाला,
फॉरेन फंडिंग के फैसले से चंद ही रोज़ पहले फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी आई, जिसको खान साहब ने अभी तक सू नहीं किया, उनके ख़िलाफ़ कोई केस नहीं किया, उसने भी सत्यानाश करके रख दिया। अच्छा, ये इतना मजबूत था। उससे पहले हमने देखा कि अरशद शरीफ मरहूम ने सबसे पहले बल्कि इस तरह की स्टोरीज़ की और उन्होंने कहा कि इन्होंने यहूदियों से फंडिंग ली, इसराइलियों से फंडिंग ली, इंडियन से फंडिंग ली, अमेरिकन से फंडिंग ली, बैरूनी कंपनियों से फंडिंग ली। ये अरशद शरीफ साहब के क्लिप्स मौजूद हैं। अच्छा, इसी तरीके से चूँकि केस को 8 साल लग गए, इस्लामाबाद के एक निजी होटल में कुछ अर्सा पहले अभी फ़ैसला नहीं आया था, कुछ अर्सा पहले एक तकरीब हुई। वो तकरीब एक प्रोग्राम था जो कि अकबर एस बाबर ने मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों को बुलाया, जिसमें मैं भी इन्वाइटेड था। लोगों ने मुख्तलिफ़ सवालात किए, उन्होंने बहुत एक कम्प्रिहेंसिव किस्म की ब्रीफिंग दी थी अकबर एस बाबर साहब ने। अकबर एस बाबर साहब इस बात की गवाही देंगे, मैंने उनके इंटरव्यूज़ भी किए थे, 1-2 आपने देखे होंगे मेरे चैनल पे। अकबर एस बाबर साहब इस बात की गवाही देंगे। और अभी भी वो जो तकरीब हुई थी इस्लामाबाद के एक निजी होटल में, तो वहाँ पर वो उसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। मैंने सवाल किया था अकबर एस बाबर साहब से, मैंने कहा कि सर ये जो 8 साल लग गए, आपने इतनी ब्रीफिंग दी और सारा कुछ कि इतने वकील इनने बदले, इतनी दफ़ा इल्तवा लिया, दर्जनों बार इल्तवा लिया, कोई 1 दर्जन के लगभग, या 8-10 मरतबा इन्होंने अपने वकील बदले। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान का कमाल है, उसके वकला का कमाल है, ये सिर्फ वो लैकूनाज हैं जो कि हमारे निज़ाम इंसाफ में हैं, ये वही फ्लाज हैं, या ये कोई और कुव्वतें भी थीं कि जिन्होंने इस केस को रोका हुआ है। ठीक है ना, हंसने लग गए। उन्होंने कहा कि नकवी साहब आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बड़ा क्रिटिकल सवाल किया, और फिर बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा ऐसा हो नहीं सकता कि कोई और ना हो और ये केस रुका हुआ हो 8 साल से, जाहिर है। तो खैर उन्होंने कुछ डिप्लोमेटिक जवाब भी दिया, लेकिन अकबर एस बाबर साहब बहुत ज़बरदस्त इंसान है और उनकी बड़ी जिद्दोजहद है इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की। तो खैर, तो कल अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी आई कि जनाब ये साबका इस्टेब्लिशमेंट ने वो इस केस को रोका हुआ था, और जैसे ही वो न्यूट्रल हुए तो तब इलेक्शन कमीशन को के हाथ खुल गए और उन्होंने फ़ैसला दे दिया। अब आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि खान साहब को किस तरीके से फैसिलिटेट किया गया, खान साहब को किस तरीके से सहूलतकारी की गई और खान साहब की कितनी मदद की गई। और ये वही वाली बात है जैसे वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि खान साहब मोहसिन कुश हैं, तो फिर जनरल बाजवा साहब ने तो इसके सारे रास्ते हमवार किए थे, फैज़ हमीद साहब ने सारे रास्ते हमवार किए। तो उस इस्टेब्लिशमेंट को इसने जानवर कहा, गद्दार कहा, मीर सादिक और मीर जाफ़र कहा कि जिस इस्टेब्लिशमेंट ने खान साहब को पाला पोसा, नैपियाँ बदली, उंगली पकड़ के चलाया, बल्कि कंधे पे उठाया, ठीक है, और बाकी सबको जेलों में डाला, सबको जो है ना ज़लील ख्वार किया। लेकिन उसके फिर आपने ख़ुद देखा, पता नहीं आप इसको मुकाफ़ात अमल कह लें, आप इसको क्या कह लें कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो, भारत कुछ भी कह दें। तो कल अकबर एस बाबर ने भी इसकी गवाही दी फिर यहाँ शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में, और उन्होंने भी कहा कि जी बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर कोई तहकीकात हुई तो मैं उस फोरम पर इसका बयान भी अपना कलम बंद करवाऊँगा, अगर इसका मैं स्टेटमेंट भी दूंगा कि जी वाकई ऐसे ही है कि कुछ कुव्वतों ने रोका हुआ था। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं इदारों को कमज़ोर नहीं करना चाहता वगैरह। इसाक डार साहब ने कहा, जब इसाक डार साहब का कल नदीम मलिक साहब के साथ इंटरव्यू था, और इंशाअल्लाह इसाक डार साहब से हम भी गुफ्तगू करेंगे, और जब करेंगे गुफ्तगू मैं करूँगा तो मैं आपसे भी पूछूँगा कि उनसे क्या क्या पूछना चाहिए। बहरहाल अभी मैं बताता हूँ आपको। तो वो जो है ना, डार साहब ने कहा कि उनसे जब पूछा गया कि परवेज़ इलाही कहते हैं कि उनको तो जनरल बाजवा ने कहा था कि आप उधर जाइए इमरान खान की तरफ, तो उन्होंने कहा कि जी बात ये है कि उनको जनरल बाजवा ने नहीं कहा,
बल्कि उनको वापडा हाउस से, यानी वही जनरल मुजम्मिल की तरफ उनका इशारा था, वहीं से उनका वापडा हाउस से उनको कॉल्स आईं। और फिर वापडा हाउस से क्यों आई, क्योंकि जनरल मुजम्मिल का ताल्लुक़ जनरल फैज़ हमीद के साथ बहुत ही गहरा बताया जा रहा है, तो वहाँ से आई। और फिर उसके बाद इन्होंने जनरल बाजवा से कांटेक्ट किया और जनरल बाजवा ने कहा आपकी अपनी मर्जी है, जो भी करते हैं। तो बहरहाल तो ये वाली सूरत हाल थी। अब आ जाएँ उस एक्सक्लूसिव स्टोरी पर, कि वो एक्सक्लूसिव स्टोरी कि जो आपने देखा अपना चौधरी शुजात हुसैन साहब, वो तो ऑलरेडी फेडरल गवर्नमेंट के साथ हैं। अभी चौधरी शुजात हुसैन साहब के साहबजादे गए और वो वफाकी वज़ीर भी हैं चौधरी सालिक हुसैन, उनकी मुलाकात हुई नवाज़ शरीफ साहब से। उन्होंने कहा जनाब नवाज़ शरीफ साहब का, मैंने चौधरी शुजात हुसैन साहब का अहम पैगाम पहुँचाया है नवाज़ शरीफ साहब को, और हम उनके साथ खड़े हैं, और ये बहुत सारी कुछ बातें की और कुछ मुँह सिलाई के ख़िलाफ़ भी बातें की। तो इस तरीके से और वो वापस आ गए, लेकिन उनकी मुलाकात को बड़ा अहम बताया जा रहा था। उसके बाद हमने सुना मुख्तलिफ़ मीडिया हाउसेस ने, अखबारात ने रिपोर्ट किया कि चौधरी शुजात हुसैन साहब जल्द लंदन जाएंगे और नवाज़ शरीफ साहब से, बल्कि मुझे तो किसी ने कहा हो सकता है आपकी जब वीडियो लोग सुन रहे हों आज कल में तो चौधरी साहब चले भी जाएं। चलें अब देखते हैं कब जाते हैं, आज कल में जाते हैं या हफ्ते बाद जाते हैं या महीने बाद जाते हैं, जब भी जाते हैं तो जल्द जाएंगे कह रहे हैं, और उनकी वो बड़ी अहम मुलाकात होगी। और मुझे किसी बहुत ही अथेंटिक ज़रिए ने बताया है कि नकवी साहब बात ये है कि आपको, अच्छा मैं भी इस पे सोच रहा था भाई यार देखें फेडरल में तो इनके साथ हैं, तो बात तो पंजाब की कोई चल रही होगी ना डेफिनेटली, एक बात। दूसरी बात ये है कि चौधरी शुजात हुसैन के हत्थे अगर कुछ भी ना होता तो फिर बार बार उनसे मुलाकातों का सिलसिला देखें, जरदारी साहब भी उनसे 2-3 मरतबा मिल चुके, इसी तरीके से फिर और भी कुछ लोग उनसे मिल चुके, इस तरह से वज़ीर आज़म साहब भी उनसे मिल चुके, और इस तरह से जो है ना उनके साहबजादे जाके नवाज़ शरीफ साहब से भी मिल आए हैं, अब वो ख़ुद भी जा रहे हैं। तो ये खिचड़ी क्या पक रही है, चक्कर क्या है? ठीक है, इस दौरान तहरीक अदम एतमाद भी रुक गई और गवर्नर ने उनको एतमाद का वोट लेने का भी नहीं कहा। तहरीक अदम एतमाद तो एक और बात है, चलें वो तो इस वजह से कि हो सकता है कि कोई वजह हो ना कि उनके अपने 18 मेंबरान सस्पेंड हुए या वो अगर बहाल भी हो गए तो फिर उसके बाद जो है ना मतलब इनके बंदे कैसे पूरे होंगे वगैरह वगैरह, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है ये। लेकिन एतमाद का वोट लेने का तो कह सकते हैं ना, उसमें हो सकता है कि PTI के बहुत सारे लोग गायब हो जाएं, उसमें हो सकता है कुछ और भी गायब हो जाएं। तो अगर कोई 6 बंदे भी गायब हो गए तो फिर तो परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। तो ये, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नर ने नहीं कहा, तो ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है? किसी ने मुझे बताया कि हो सकता है ये बात अंडर कंसिडरेशन है और ये ज़ेर गौर है, और ये तजवीज़ बहुत ही संजीदगी से ज़ेर गौर है कि जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब लंदन जाएंगे, उनकी नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात हो रही है, और ये मुलाकात इतनी अहम है और इस मुलाकात में बहुत कुछ तय पा जाएगा। और जनाब मुझे बताया गया है, बहुत ही अहम तरीन किसी ज़रिए ने बताया है, उन्होंने कहा है कि चौधरी शुजात हुसैन और नवाज़ शरीफ साहब की मुलाकात में नून लीग में काफ लीग का मर्जर होने जा रहा है। जी, यानी काफ लीग नून लीग में जम होने जा रही है। तो मैंने फिर कुछ क्वेश्चंस किए, मैंने कहा जी ये किस तरह से? उन्होंने कहा जी ये आपको मालूम है ऐसे ही होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक एप्लीकेशन दी जाती है, और ज़ाहिर एप्लीकेशन देने की जो मजाज अथॉरिटी है वो चौधरी शुजात हुसैन हैं, क्योंकि वो इनके सदर हैं। और माजी में हमने देखा कि इस तरह की जो सूरत हाल है, अभी उनके साहबजादे भी वहाँ लंदन में भी कह आए हैं कि जी उन्होंने कहा है कि जी 6 मेंबरान जो है ना जो काफ लीग के हैं वो चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ हैं। 10 में से 6, आप ये ज़रा देखिएगा, ज़रा फिगर को नोट करें, 10 में से 6 ये धड़ा नहीं होगा बल्कि ये पार्टी होगी, और अगर ये 50% से ज़्यादा हो जाए तो पार्टी उसी को कंसिडर किया जाता है। तो फिर भी अगर आप
पार्लिमानी पार्टी का भी करें तो तब भी पार्टी 6 वाली होगी, 4 वाली नहीं होगी। बहरहाल तो ये कह रहे हैं कि जनाब वो जम होने जा रहे हैं, काफ लीग नून लीग में जम हो रही है, मामलात बहुत हद तक तय पा चुके हैं। ये मुझे अपने बहुत ही अंदर के जरिए से पता चली है, नून लीग से पता नहीं चली, ये मैं आपको बता दूंगा, आपको शक होगा नून लीग से पता चली है, ये मुझे बहुत ही किसी अथेंटिक जरिए से पता चली है। मैं बिल्कुल ऑन एयर कह रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही मुझे लंदन से पता चली है, ना मुझे नून लीग के किसी और जरिए से पता चली है, ना किसी और हुकूमत के, ना इत्तेहादियों के जरिए से पता चली है, मुझे अपना बड़ा एक अथेंटिक जरिया है। उन्होंने बताया कि जनाब ये काफ लीग नून लीग में जम होने जा रही है और ये बहुत ही संजीदगी से ये तजवीज़ ज़ेर गौर है। आज के जंग अखबार में जनाब परवेज़ इलाही साहब वाले धड़े का बयान आया हुआ है, उन्होंने कहा कि काफ लीग क्यों बयान देना पड़ा, ये क्यों ऐसा कहना पड़ा कि काफ लीग अगला इलेक्शन अपनी ही आइडेंटिटी या अपनी ही शनाख्त के जरिए लड़ेगी, अपनी ही शनाख्त से लड़ेगी। ये क्यों देना पड़ा बयान? कुछ तो है ना इसके पीछे, कुछ तो है जो शकूक व शुबात को जन्म दे रहा था, इस वजह से उनको ये बयान देना पड़ा कि काफ लीग अपनी शनाख्त के साथ अगला इलेक्शन लड़ेगी। क्यों ये बयान देना पड़ा? अब आप सारे के सारे ताने बाने मिलाएं तो अब ये माजी में है, मिसालें माजी में है। आपको पता है कि मुशर्रफ साहब ने जब PML पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनवाई थी, उसमें फंक्शनल को, जुनेजो को, यानी कि PML फंक्शनल, PML जुनेजो, PML जिया, PML जिना, पता नहीं कौन कौन से, और नेशनल पीपल्स पार्टी, और वो सारों को जम किया था। उन्होंने सब ने एप्लीकेशनें दी थी और सब ने एप्लीकेशंस दी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जी हम अपनी अलहदा आइडेंटिटी नहीं रखना चाहते, हमें फलां जमात में जम कर दिया जाए। और एप्लीकेशन देने क्या मजाज, या तो चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं या 6 बंदे अलग हो गए तो पार्लिमानी बोर्ड भी वही होगा फिर। तो फिर इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है कि अगर काफ लीग नून लीग में जम हो रही है और जम होने के बाद डेफिनेटली वो फिर एक दूसरे के साथ उनका काफ़ी पुराना ताल्लुक है, तो वो उनके अभी भी बेटे उनके मिनिस्टर हैं, तो उनको समझ आ गई है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी समझ आ गई है, खान साहब को भी ये भनक पड़ चुकी है कि ये क्या होने जा रहा है। अब देखिए इसमें बहुत सारी तफसीलात जनाब मैं आपके साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाअल्लाह शेयर करता रहूंगा। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं और बहुत बड़ी तजवीज़ ज़ेर गौर है और आपको इससे पहले किसी ने नहीं बताया होगा। काफ लीग नून लीग में जम होने जा रही है, ये अंडर कंसिडरेशन है ये सारा कुछ, और इस पे बहुत कुछ ये जो है ना मामलात तय पा चुके हैं और बहुत कुछ बातें इसमें आगे बढ़ चुकी हैं। आ जाए अब जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल समाअत की और इमरान खान साहब की दरख्वास्त, एक और मैं आपको ब्रेकिंग देता चलूँ, और ब्रेकिंग अभी अभी आई है, और वो ब्रेकिंग ये है जनाब कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ टेरियन वाइट वाली एप्लीकेशन वो समाअत के लिए 20 दिसंबर को मुकर्रर हो चुकी है। ज़रा थोड़ा सा रुकिए, बहुत सारे हालात चेंज हो रहे हैं। अभी आपने देखा ये भी ब्रेकिंग है कि नैब मरियम नवाज़ की बरियत हो गई है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और कैप्टन सफदर की भी। नैब उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर रहा। ये आप समझ तो गए होंगे, बहुत सारी बातें समझ रहे हैं। और साथ ही सलमान शहबाज साहब वापस आ गए हैं। कल उनकी 14 रोज़ की हिफाजती ज़मानत भी मंजूर हो गई है और उन्होंने खान साहब को उड़ा के रख दिया है टेरियन वाइट वाले सिलसिले में। बहुत सारे डांट मिलाइए, ज़रा डांट्स मिलाइए, फिर उसके बाद आपको समझ आती रहेगी। तो बात यह है कि बहुत सारे लोग बेचारे नूने कहते हैं जी फलां चुप क्यों है हुकूमत, ये क्यों है। वो कहते हैं भाई जब चुपके काम हो रहा है तो शोर मचाने की ज़रूरत क्या है, जब दुश्मन को हम गुड़ से मार रहे हैं तो जहर देने की ज़रूरत क्या है। आप समझ तो गए होंगे ना। चलें अब देखते हैं आगे आए। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि भाई बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने कल करप्शन के ख़िलाफ़ बोला। देखिए बहुत बड़ी अच्छी बात है, करप्शन के ख़िलाफ़ बोले, लेकिन सर अभी जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है ना, अदलिया तीसरे नंबर पर मुल्क का करप्ट तरीन इदारा है। ज़रा इस पर भी गौर फरमा लीजिए, अब समझ आ गया ना आपको ना। तो खैर अब पहले नंबर पे पुलिस थी, दूसरे नंबर पे वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह टेंडरिंग ये था, और तीसरे नंबर पे जो है ना
अदलिया मुल्क का करप्ट तरीन इदारा है। हाँ जी, ठीक है ना। अच्छा, अब इस पे भी ज़रा गौर कीजिए। और चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि जी वो असम्बली किस तरह से नैब लाज में तरमीम कर सकती है कि जो असम्बली अभी ख़ुद मुकम्मल ही नहीं है। मैं समझता हूँ इस बयान पे मुझे सख्त अफसोस हुआ है। उसकी वजह यह है कि एक चीफ जस्टिस जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस हों, वो कहें कि जी वो असम्बली अभी मुकम्मल ही नहीं है। सर, इसी असम्बली ने प्राइम मिनिस्टर चुना है। सर, यही असम्बली जो है ना, इसी असम्बली की पार्लिमानी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की एलिवेशन की मंजूरी दी थी। अब मैं माज़रत के साथ कहूँ कि अगर यही असम्बली कल एक लॉ पास कर देना कि तमाम जजेस को 10-10 प्लाट मज़ीद दिए जाएंगे, मेरा ख्याल है उसको कोई भी चैलेंज मुबैना तौर पे नहीं करेगा और ना ही उस पर कोई सुओ मोटो लेगा। आप इसमें तो फरमा रहे हैं, लेकिन आप ये पीका लॉ आया था इमरान खान के ज़माने में, आपने कोई सुओ मोटो नहीं लिया था। वहाँ पे असम्बली के होते हुए जब 75 से 80 ऑर्डिनेंस 3 सालों के दरमियान आ गए, तो क्या आपने पूछा भाई इस असम्बली का अचार डालना है कि जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक यूथिया बन के वो हर हफ्ते में 2-2 ऑर्डिनेंस जो है ना इशू कर रहा है। एक दफ़ा हमें याद है इस असम्बली से उन्होंने इकट्ठे 1 दर्जन ऑर्डिनेंस जो है ना पास करवा लिए। बाद में अपोजिशन ने इतना शोर शराबा मचाया कि उन्होंने वापस ले लिए। तो सर, उस वक़्त आपने कोई किसी किस्म का कोई, जब वो असम्बली कि जब वो अल्लाह बख्शे आमिर लियाकत साहब को कहते हैं कि हम आए नहीं, हम लाए गए हैं, उस वक़्त आपने किसी किस्म का कोई भी सुओ मोटो नहीं लिया। तो उस असम्बली का कि जब असम्बली थी भी और यहाँ पे ऑर्डिनेंस की भरमार हो रही थी और हर हफ्ते 2-2, 3-3 ऑर्डिनेंसेस आ रहे थे, उस वक्त आपने कोई ऑर्डिनेंस आपकी वो मोटो नहीं लिया। सर, पार्लियामेंट की तौहीन करना किसी भी इदारे के वकार के ख़िलाफ़ होता है और पार्लियामेंट की बालादस्ती के ख़िलाफ़ जाना पूरी दुनिया में मिसाल देख लें। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट भी हूँ, मैं लॉ का स्टूडेंट भी हूँ, तो पूरी दुनिया में मिसाल देख लें कौन सी सुप्रीम कोर्ट होगी, कौन सी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत होगी कि जो पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ जा रही होगी। यहाँ पर एक इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में एक गालिबन कौन सी 18वीं तरमीम थी, उसके कुछ हिस्से थे, या मैं अब अगर भूल नहीं रहा तो वो भी पार्लियामेंट को वापस की गई थी कि जी आप खुद ही कर लें। कोई सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना, ये मार्शल लॉ के दौर में तो हो सकता है कि जिस तरह से परवेज़ मुशर्रफ को कहा गया कि जनाब इस तरह है कि आप कानून में अमेंडमेंट भी कर लें, माशाअल्लाह, यानी कानून को तब्दील भी कर लें। सुप्रीम कोर्ट को खुद अख्तियार नहीं है कानून को तब्दील करने का। वो जिसका खुद अख्तियार नहीं है वो एक डिक्टेटर को उसने अख्तियार दिया कि आप कानून को तब्दील भी कर लो। तो अगर ऐसे मामलात ना होते सर, तो हमारी अदलिया 122 या 125वें नंबर पे ना होती। आज वहाँ भी कम से कम कुछ न कोई इंसाफ का बोलबाला होता। आज वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस प्रोग्रामों में बैठ के ये ना कहा करते और अपनी किताबों में ना लिखते कि जी हमें तो एस्टेब्लिशमेंट ने कंट्रोल टावर ने ही दबाव डाला हुआ था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दो। फिर उस वक़्त पिछले दरवाज़ों से न घुसते लोग और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फैसला ना आता। तो सर, बात ये है कि अगर इस तरह की सूरत हाल है तो फिर अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए। पार्लियामेंट की तौकीर और पार्लियामेंट की बालादस्ती को आपको कोई अच्छा लगता है, किसी के मुबैना सहूलतकारी होती है, तो कम से कम इंसाफ के ऊपर बूट रख के तो ना करें, ना सहूलतकारी ना मुबैना तौर पे। मैं इंतहाई माज़रत के साथ कहूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।